दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है। यहाँ पे क्या बोला गया है, आपको ये बताना है। एक तत्व X है जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है, 2882 है। तो आप इस ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा, आपको ये बताना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं दोस्तों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। हालांकि इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, लेकिन इसे सॉल्व करने की ट्रिक भी अपन देख लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आप मुझे ये बताइए कि ये किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया दोस्तों, कैल्शियम का हो गया, ठीक है ना। कैल्शियम ही होगा यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि इसकी बाह्य कक्षा पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आप सब लोग देख सकते हैं दोस्तों, ये वाला ऑक्साइड यहाँ पे बनेगा। ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। जब भी इस टाइप की सिचुएशन है तो इस टाइप का ऑक्साइड बनता है, आपको इसे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, अम्लीय घोल की पहचान के लिए निम्नलिखित में से किस पदार्थ का यूज किया जाता है। तो अम्लीय घोल की पहचान करने के लिए दोस्तों इनमें से किसका यूज करते हैं, आप सभी लोग बताइए दोस्तों। Na2CO3 का यूज किया जाता है। अम्लीय घोल की पहचान करने के लिए दोस्तों Na2CO3 का यूज किया जाता है, ठीक है। इन सभी चार ऑप्शन में से, ठीक है। तो आप सब लोग को समझ तो आ गए ना। ऑप्शन सी यहाँ पे इसका परफेक्ट आंसर रहेगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या बोला गया है, इनमें से कौन सा उपसंयोजन यौगिक नहीं है। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं है। तो CH4 नहीं है यहाँ पे, आप सभी लोग देख सकते हैं ये सिंपल कंपाउंड है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलाइडी विलयन पे टिंडल प्रभाव देखा जा सकता है। तो कोलाइडी विलयन में टिंडल प्रभाव देखा जा सकता है दोस्तों, क्योंकि कण क्या होते हैं, प्रकीर्णित होते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे इसका परफेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोटेशियम डाइक्रोमेट का रंग कैसा होता है। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट का रंग कैसा होता है दोस्तों, नारंगी होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 पे यहाँ पे क्या बोला गया दोस्तों, इनमें से कौन से अपचयन अभिक्रिया है। अपचयन अभिक्रिया है, ठीक। यहाँ पे आपको दोस्तों क्या लिखना पड़ेगा, रिडक्शन। कौन सी इनमें से कौन सी रिडक्शन अभिक्रिया है, आपको ये बताना है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हैं, रिडक्शन अभिक्रिया मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन का त्यागना। तो ऑप्शन नंबर सी पे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन जो है ना, ये यहाँ पे बाहर हो रही है हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। इस वजह से दोस्तों यहाँ पे जो कॉपर ऑक्साइड है ना, इसका यहाँ पे अपचयन हो रहा है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। इस तरह से आपको यहाँ पे पहचान करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 पे बताया गए हैं, अब आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा एसिड है। बताइए इसके करेक्ट आंसर क्या रहेगा दोस्तों। तो ये कौन सा एसिड है दोस्तों, बताइए। आप सभी लोग सबसे पहले पहचान कीजिए, आफ्टर मैं आपको बताता हूँ। होपफुली आप सभी लोग सॉल्व कर रहे होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों एथेनेडोइक एसिड है, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा, एथेनेडोइक एसिड है, ठीक है। तो आप सभी लोग देख सकते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 बिलियन की मोलरता कितनी है, 0.5 है, और नॉर्मलता यहाँ पे कितनी है, 1.5 एन है। तो आपको यहाँ पे बताना है कि एन फैक्टर कितना होगा। तो एन फैक्टर निकालने के लिए आप क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं फॉर्मूला। एन फैक्टर निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पे आपको नॉर्मेलिटी लिखना पड़ेगा। नॉर्मेलिटी बटे फॉर्मेलिटी, बस आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। नॉर्मेलिटी बटे मोलरिटी, मैं गलत बोल दिया था, फॉर्मेलिटी बोल दिया था। तो यहाँ पे ये आ जाएगा, ठीक है। अब अपने को यहाँ पे क्या चाहिए दोस्तों, एन फैक्टर चाहिए। यहाँ पे मोलरिटी कितनी है दोस्तों, 0.5 है, और यहाँ पे नॉर्मेलिटी कितनी है, 1.5 है। तो बस आपको यहाँ पे मान रख देना है। तो यहाँ पे मैं मान को रख रहा हूँ दोस्तों। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1.5, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0.5। तो बस आपको इसे सॉल्व कर देना है। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा दोस्तों, 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। इस तरह से आपको इसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम किससे रिलेटेड है दोस्तों। तो ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम है ना, एंट्रोपी से रिलेटेड है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉयल के नियम के अनुसार यदि किसी गैस का दाब 2 atm से बढ़ाकर 4 atm कर दिया जाए तो प्रारंभिक आयतन 5L हो, तो अंतिम आयतन क्या होगा, आपको ये बताना है। तो आप सभी लोग को बॉयल का नियम पता है ना। बॉयल का नियम दोस्तों, P1 V1 बराबर P2 V2, बस इसी नियम का यहाँ पे यूज करना है। अब दोस्तों आप सब लोग यहाँ पे बोलेंगे, यहाँ पे P1 क्या है, V1 क्या है। तो यहाँ पे P1 क्या है, सबसे पहले प्रोसेसर कितना था, 2 ATM था, ठीक है। बाद में कितना हो गया, 4 ATM हो गया, ठीक है। और यहाँ पे पहला आयतन कितना था, 5 था। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 5,
ठीक है। और यहाँ पे फिर से यहाँ पे कितना प्रेशर आ गया था, 4 आ गया था। अब अपने को यहाँ पे क्या चाहिए, V2 चाहिए। तो V2 यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, आपको 10 में क्या करना है, 4 का डिवाइड कर देना है। तो कितना आंसर है इसका, 2.5 लीटर यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अब यहाँ पे क्या बोला गया है, एक गेंद है, 0.1 मीटर त्रिज्या की एक गेंद है, ठीक है। इसे 0.5 मीटर प्रति वेग से ग्लिसरीन पर गिराया जाता है, तो सैन बल क्या होगा, आपको ये बताना है। तो दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे यदि आपको फॉर्मूला पता होगा ना, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो दोस्तों फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे स्टोक्स नियम लग रहा है। स्टोक्स नियम का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, 6 पाई ईटा आर भी, ये वाले फॉर्मूले का यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, तभी इसका आंसर आ पाएगा। और इस फॉर्मूले को क्या बोलते हैं दोस्तों, स्टोक्स लॉ। ठीक है, तो आप सभी लोग देख सकते हैं। तो चलिए इसे सॉल्व कर ही देते हैं। तो सबसे पहले आप सभी लोग बोलेंगे यहाँ पे ईटा की वैल्यू कितनी है, ईटा की वैल्यू ये है, ठीक है। और यहाँ पे आर की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, आर की वैल्यू यहाँ पे 0.1 है, ठीक है। और भी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे भी की वैल्यू 0.5 है। तो बस आपको यहाँ पे मान रखना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो एफ बराबर यहाँ पे कितना आ जाएगा, एफ बराबर यहाँ पे आएगा दोस्तों, एफ बराबर आ गया 0. सॉरी, यहाँ पे तो 6 पाई रहेगा ही, ठीक है, इंटू 0.83। आर यहाँ पे कितना है, 0.1 है। और यहाँ पे भी कितना है, 0.5 है। तो बस आपको इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे ना दोस्तों, तो कितना आ जाएगा, 0.78 न्यूटन यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, लास्ट में आप पाई की वैल्यू पुट कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से आपको यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक, मैंने आपको बता दिया दोस्तों, 0.8 न्यूटन यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। बाकी सॉल्यूशन तो आप सब, मतलब कैलकुलेशन तो आप सभी लोग कर ही सकते हैं ना, मैंने आपको हिंट बता दिया, बस आप सभी लोग को ऐसे ही सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्किमिडीज के किस सिद्धांत के अनुसार उत्प्लावन बल किसके बराबर होते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है, आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार उत्प्लावन बल किसके बराबर होता है दोस्तों, विस्थापित भार के बराबर होते हैं। ठीक है, विस्थापित द्रव के भार के बराबर होते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक हाइड्रोलिक प्रेस में छोटे पिस्टन पर 50 न्यूटन बल लगाकर बड़े पिस्टन पर 25 न्यूटन बल प्राप्त किया जा सकता है, तो दोनों पिस्टन के क्षेत्रफल क्या होगा, आपको ये बताना है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, F1 A1 F2 A2, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा। तो बस आप इस फॉर्मूले का यहाँ पे यूज कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अपन इसे कैसे व्यवस्थित कर सकते हैं दोस्तों, इस वाले फॉर्मूले को हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, A2/A1। ठीक है, यहाँ पे मैंने बस ट्रिक गुणा कर दिया, कुछ नहीं किया है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, F2/F1। ठीक है, अब दोस्तों आप मुझे ये बताइए, F2 यहाँ पे कितना आ गया था, 2500 आ गया था, 2500 आया था ना। और यहाँ पे F1 कितना था, 50 था। तो बस यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे फिर से आ जाएगा 50। तो अनुपात क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे आप मुझे ये बताइए। यहाँ पे इतना तो मैंने आपको बता दिया, तो यहाँ पे अनुपात यही होगा, दोनों प्रश्नों का अनुपात चाहिए ना। तो यहाँ पे 50 आ गया, 50:1, 50:1 आ गया, लेकिन ऑप्शन पे तो है नहीं, तो आपको A1/A2 जाना पड़ेगा। तो A1/A2 जाएंगे तो 1/50 आएगा, यानी कि 1:50 यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 है, आपको यहाँ पे ये बताना है कि जो पलायन वेग होता है, इसका सही सूत्र क्या होता है। तो पलायन वेग का सही सूत्र क्या होता है दोस्तों, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, VE बराबर √2gm/r, ये होता है। तो बस आपको इसे कोई लिखना था, ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किरचॉफ जो धारा नियम होता है, केसीएल क्या बताते हैं, जो किरचॉफ का धारा नियम होता है क्या बताते हैं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा दोस्तों। तो यही बताते हैं दोस्तों, किसी जंक्शन पर आने वाली समस्त धाराओं का योग कितना होता है, बराबर होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, किसी सेक्शन पर आने वाली समस्त धारा का योग बराबर जाने वाली धाराओं का योग बराबर होता है, यही बताता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, आपको ये बताना है। ठीक है, एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपको ये बताना है। तो आप सभी लोग कैसे फाइंड करेंगे दोस्तों, आपको क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉनिक आवेश कितना होता है, आप मुझे ये बताइए। 1.6 × 10⁻⁻19 होता है।
ठीक है, इसमें आपको इसको भाग देना है एक से, तो कितना आ जाएगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, कौन से ऑप्शन पे है, ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। इस तरह से आपको इसे सॉल्व करना है। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 है, आपको ये बताना है निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध सिलिकॉन के लिए सही है। शुद्ध सिलिकॉन के लिए कौन सा सही है दोस्तों, जो इलेक्ट्रॉन और होल होते हैं ना, ये आपस में बराबर होते हैं शुद्ध सिलिकॉन पे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और होल की संख्या बराबर होती है शुद्ध इलेक्ट्रॉन पे। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन परमाणु पे n बराबर अवस्था में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग कितना होता है, आपको ये बताना है। हाइड्रोजन परमाणु पे जब n बराबर एक अवस्था होती है तो इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग कितना होता है दोस्तों, h बराबर 2 पाई होती है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या बोला है, 0.1 केजी द्रव्यमान और 10 मीटर प्रति सेकंड वेग से गतिमान करने वाली गेंद का डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य कितना होगा, आपको ये बताना है। तो चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा दोस्तों, लेमडा बराबर एच एम भी। ठीक है, यही फॉर्मूला होगा ना, इसको आपको यहाँ पे यूज करना है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो एच की वैल्यू यहाँ पे कितना आ जाएगा 6.63 इंटू 10 टू द पावर -34। ठीक है, अब यहाँ पे एम कितना है 0.1 और यहाँ पे वेग कितना है 10 है। तो बस आपको इसे सॉल्व करना है। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे ना तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 6.63 इंटू 10 टू द पावर 34 यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका परफेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में जल का परिवहन संभव होता है, तो पौधों में जल का परिवहन कैसे संभव होता है दोस्तों बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ससंजन और असंजन दोनों बलों के द्वारा होते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने कोहेसिव लिख दिया था, एक जगह अधेसिव रहेगा। ठीक है, यहाँ पे अधेसिव में लिख दिया अधेसिव, यानी कि ससंजक और असंजक दोनों बलों के द्वारा होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उत्तल दर्पण का यूज नहीं है, आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा उत्तल दर्पण का यूज नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन सी, डेंटिस्ट के दर्पण पे उत्तल दर्पण का यूज नहीं करके अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। ठीक है, तो आप सभी लोग को क्लियर है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 पे क्या बोला गया है, आप सभी लोग बताइए दोस्तों, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब यहाँ पे क्या बोला है, विवर्तन प्रभाव अधिक स्पष्ट होता है जब क्या होता है दोस्तों, अवरोधक का आकार तरंग दैर्घ्य की तुलना पे होता है। ठीक है, अवरोधक का आकार तरंग दैर्घ्य की तुलना में बराबर होता है, तभी विवर्तन अधिक स्पष्ट होते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, अब चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 है, इसे भी सॉल्व करते हैं। दोस्तों यहाँ पे अपने को क्या करना है, कांतिक कोण फाइंड करना है। तो चलिए इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। तो इसे आप सभी लोग कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, इसके लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, साइन सी बराबर 1/म्यू, ये होता है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे अपन कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, यहाँ पे मैंने लिख दिया साइन से यहाँ पे मैंने लिख दिया, और यहाँ पे म्यू कितना है 1.5 है। ठीक है, तो जब आप इसे भाग देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों 0.667 ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सी अपन कैसे निकालेंगे दोस्तों, यहाँ पे अब जब सी आ जाएगा साइन इनवर्स 0.667 ये आ जाएगा। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे, ना तो कितना आ जाएगा दोस्तों 4.8 डिग्री आ जाएगा। ये यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा, ये इसका कांतिक कोण रहेगा। इस टाइप से आपको इसे सॉल्व करना था। ठीक है, आप सभी लोग को क्लियर है ना, इस तरह से ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली पे 100 फेरे और द्वितीयक में 500 है। यदि प्राथमिक कुंडली पर 220 वोल्ट लगाया जाता है तो द्वितीयक पर वोल्टेज क्या होगा, आपको ये बताना है। तो चलिए इसे भी सॉल्व कर लेते हैं, ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, सबसे पहले अपन यहाँ पे क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो प्राथमिक कुंडली है उसका वोल्टेज यहाँ पे क्या होगा, Vs होगा। ठीक है, और जो यहाँ पे प्राइमरी रहेगी, प्राइमरी कुंडली पे जब यहाँ पे वोल्टेज लगाएंगे तो यहाँ पे Vp लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने NS लिख दिया,
और यहाँ पे मैंने लिख दिया एनपी यानी कि प्राथमिक लिख दिया। ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं दोस्तों, पहले दूसरे में कितने थे, 500 फेरे थे, और पहले में कितने थे, 100 फेरे थे। ठीक है, तो यहाँ तो 5 आ जाएगा ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। अब दोस्तों इतना आप सभी लोग को क्लियर हो गया। अब आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अब अपने को क्या चाहिए दोस्तों, द्वितीयक कुंडली चाहिए ना, VS अपने को चाहिए था। तो VS चाहने के लिए अपन क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे अपन VS लिखेंगे। अब यहाँ पे 5 जो आया ना, 5 में प्राथमिक कुंडली पे जो भी आया था ना, वोल्टेज आया था, उसका आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, 1100 वोल्ट यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। तो इस तरह से आपको इसे सॉल्व करना पड़ेगा। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसी परिपथ में प्रतिघात का मात्रक क्या होता है। तो एसी परिपथ में प्रतिघात का मात्रक क्या होता है दोस्तों, ओम होता है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा 120 जूल हो और इसका द्रव्यमान 15 केजी हो तो वस्तु का वेग कितना होगा, आपको ये बताना है। तो चलिए इसे भी सॉल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइए दोस्तों, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है। काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है 1/2 mv², यही होता है ना, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी है, 120 है। 1/2 यहाँ पे मैंने लिख दिया, द्रव्यमान यहाँ पे कितना है, 15 है। ठीक है, तो अपने को V² चाहिए ना, तो चलिए इसे निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे कितना है, जो आएगा 240 आ जाएगा। 240 में आप जब 15 का भाग देंगे तो आप कितना आएगा, सीधे 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 कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, 15 एकम 15, 15 × 8 = 120 हो गया। ठीक है, 8 × 16, यहाँ पे 16 आ गए, और यहाँ पे V² है। तो V की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 4 आ जाएगी। ठीक है, तो 4 मीटर पर सेकेंड यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका परफेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की गति सबसे कम किसमें होती है। तो ध्वनि की सबसे कम गति किसमें होती है दोस्तों, वायु में होती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या बोला गया है, निम्न में से कौन सा कण नाभिकीय विखंडन से उत्सर्जित नहीं होता है। तो नाभिकीय विखंडन से कौन सा कण उत्सर्जित नहीं होता है दोस्तों, प्रोटॉन नहीं उत्सर्जित होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नाभिकीय विखंडन पे कौन सा कण उत्सर्जित नहीं होता है, प्रोटॉन। तो ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अब दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 है, जिसे आप सभी लोग को सॉल्व करना है दोस्तों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप सभी लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आप सभी लोग आगे पहले सॉल्व कीजिए, इसके बाद मैं इसका सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। होपफुली आप सभी लोग कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए इसे भी सॉल्व कर लेते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन था। तो इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, आप सभी लोग स्प्रिंग फोर्स को जानते हैं ना। स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, F बराबर KS होते हैं। ठीक है, आपको बस इसी का यूज यहाँ पे करना है और आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने F कर दिया दोस्तों। स्प्रिंग फोर्स यहाँ पे कितना था, 200 था, और यहाँ पे स्ट्रेच कितना हो रहा था दोस्तों, 5। तो जब आप इसे करेंगे ना दोस्तों, कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। 1000, 1000 आ गया। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो 5 सेंटीमीटर है ना, 5 सेंटीमीटर को आपको मीटर में चेंज करना पड़ेगा। जब आप इसे मीटर पे चेंज करेंगे ना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, 10 न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, एक बार मैं आपको फिर से समझा देता हूँ, आप सभी लोग समझ नहीं पाए होंगे। मैं आप सभी लोग को ये समझा रहा था दोस्तों, ये किस में है, सेंटीमीटर पे है। तो जब आप इसे मीटर पे कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.05 ये आ जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे क्या करने के, 0.05 के साथ इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, 10 न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, मैं आपको यही समझा रहा था। तो एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 10 न्यूटन। ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अब दोस्तों मैथ के क्वेश्चन आ चुके हैं, तो चलिए इन क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। अब यहाँ पे क्या है दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या है, आपको यहाँ पे बताना है, A×B और C×D और A×C और B×D हो तो आपको ये बताना है कि इस पे कैसा कैसा रिलेशन बनेगा। तो दोस्तों इस पे कैसे रिलेशन बन रहा है दोस्तों, ये एक दूसरे के समांतर होंगे तभी ऐसा रिलेशन बनेगा। ठीक है, तो आप सभी लोग इसे देख सकते हैं। ठीक है, 11th 12th वाली बुक में इजिली आपको इस तरह के क्वेश्चन मिल जाएंगे, वहीं से मैंने इसे लिया था। अब दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31 है, चलिए इन्हें भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन इस वाले पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं, तो इजिली रहेगा। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, sin 1/2 है। ठीक है,
साइन इनवर्स 1/2 है, जिसे अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे दोस्तों, इसका मान अपने को पता करना है ना, ये करना है ना, इसी वजह से तो इसे अपन क्या लिखेंगे, इसे अपन लिख सकते हैं दोस्तों -π/6। हाँ, -π/6 आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, तब आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसे सॉल्व भी कर देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे जब आपको पता चल गया है कि साइन, इसकी वैल्यू कितनी है, π/3 तो पहले से है, और इसकी वैल्यू मैंने आपको बता दिया दोस्तों -π/6 होती है। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस 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 हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे प्लस, तो बस आपको यहाँ पे इसे जोड़ देना है। जब आप इसे इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, 6 आ जाएगा, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, तो जब आप इन्हें सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, आप मुझे ये बताइए दोस्तों। मैं इसे ले लेता हूँ इसका एलसीएम, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आ जाएगा 2π, और यहाँ पे आ जाएगा 1π। ठीक है, और यहाँ पे मैंने साइन तो लिखा ही है, ये साइन यहाँ पे लिखा है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3π/6 आ जाएगा, 3π/6, यानी कि यहाँ पे सीधा सीधा मैं लिख दूँ दोस्तों, π/2 आ जाएगा, π/2 आ जाएगा। तो π/2 की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, 1 होती है, तो क्वेश्चन पे तो यही पूछा गया था, तो ऑप्शन डी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। तो बस यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही चीज याद रखना था, यहाँ पे जो इसकी वैल्यू होती है ना, कितनी होती है, -π/6 होती है। ठीक है, बस आप इसे याद रखिए, और इसका आंसर आपका आ गया है। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ पे आपको बहुत अच्छी लिमिट का क्वेश्चन आया हुआ है, और आप सभी लोग इसे कर सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आए ना दोस्तों, आपको फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं फैक्टराइजेशन करके ही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाऊंगा। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, जैसे x-3 हो जाएगा, और x+3 हो जाएगा। ठीक है, तो x+3 तो ये कट जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब दोस्तों आप यहाँ पे आपको करना पड़ेगा, आप यहाँ पे आप लिमिट को रख सकते हैं। यहाँ पे जब आप इसे लिमिट पे रखेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, -3, और यहाँ पे -3। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, 1/6 यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। कौन से ऑप्शन पे है, ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 खिलाड़ियों में से 11 खिलाड़ियों की टीम कितने प्रकार से चुनी जा सकती है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 15 खिलाड़ी में से 11 खिलाड़ियों की टीम आपको चुनना है, तो कैसे चुनेंगे आपको ये बताना है। तो बस आपको वही वाला फॉर्मूला लगा देना है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, 15 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 11, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 15 - 11, और इसका फैक्टोरियल। ठीक है, तो 15 फैक्टोरियल, और यहाँ पे 11 फैक्टोरियल, और यहाँ पे 4 फैक्टोरियल। बस आप सभी लोग को इसे सॉल्व करने हैं, और आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 15, 14, 13, 12, और यहाँ पे आ जाएगा 11 फैक्टोरियल, और 11 फैक्टोरियल ये तो इससे कट जाएगा। ठीक है, 11 फैक्टोरियल ये कट गया इससे। ठीक है, अब यहाँ पे 4 फैक्टोरियल आएगा, 4 को अपन क्या लिख सकते हैं, 4, 3, 2, 1। ठीक है, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब अपन क्या करते हैं दोस्तों, 4 से इसे काटेंगे, 4 3 12, ये भी कट गया, ये भी कट गया। अब यहाँ पे 2 बचा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, 7 आ जाएगा। तो यहाँ पे अब क्या बच रहा है, 15 × 7 × 13, इसे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए दोस्तों, कितना आ जाएगा, 1365 यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हुआ। इस तरह से आपको इसे सॉल्व करना था। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34 है, आपको यहाँ पे ये बताना है दोस्तों, यहाँ पे बिंदु क्या है, ए बी सी है, इसकी एक्स अक्ष से दूरी क्या होगी, आपको ये बताना है। तो एक्स अक्ष पर क्या होते हैं दोस्तों, आप मुझे ये बताइए। ठीक है, एक्स अक्ष से दूरी इसकी क्या होगी दोस्तों, एक्स अक्ष पर क्या होगा, एक्स तो 0 ही हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा दोस्तों b√b² + c², यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। कौन से ऑप्शन पे है, ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। इस तरह से आपको इसे सॉल्व करना है। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या बोला गया है, यदि एक वृत्त की स्पर्श रेखा बिंदु P से वृत्त को बिंदु A पर स्पर्श करती है। ठीक है, कि AP बराबर यहाँ पे 15 है, और वृत्त की त्रिज्या 8 है, तो वृत्त के केंद्र से दूरी कितनी होगी, आपको ये बताना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक वृत्त बना दिया दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे एक बिंदु P है। ठीक है,
इस प्रकार स्पर्श करता है दोस्तों। यहाँ पे इसकी 15 है, AP यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे मैंने लिख दिया P। और ये वृत्त हो गया, वृत्त का केंद्र कितना है, O है। ठीक है। और वृत्त की त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक कितनी है दोस्तों, 8 है। तो आपको यहाँ पे क्या बताना है दोस्तों, वृत्त के केंद्र से दूरी यानी कि OP बताना है। तो सीधे सीधे दोस्तों आपको यहाँ पे क्या करना है, पाइथागोरस का यूज करना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे 15 है, 8 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, 17 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है। यहाँ पे मैंने ट्रिपलेट लगा दिया, इस वजह से मैंने यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व कर दिया। 15 17 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है दोस्तों, आपको यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से डायरेक्ट सॉल्व करना है। ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया पाइथागोरस से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है। तो आप सभी लोग कर टू लेंगे ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक वृत्त को 6 बराबर भागों में काटा जाता है तो प्रत्येक कोण की माप कितनी होगी, आपको ये बताना है। ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों, जो वृत्त होता है, वृत्त के अंदर टोटल कोण कितना होता है, 360 होते हैं। इसे 6 पार्ट में काट रहे हैं ना, तो 6 पार्ट में जब काटेंगे तो प्रत्येक पार्ट में कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या है, 40 मीटर रस्सी से घिरे आयताकार मैदान पर अधिकतम क्षेत्रफल कितना होगा, आपको ये बताना है। ठीक है। तो चलिए इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है दोस्तों, अधिकतम क्षेत्रफल करने के लिए आयत को एक वर्ग होना चाहिए, सीधा सीधा यहाँ पे ये रूल रहेगा। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे 40 है। ठीक है। तो 40 की यहाँ पे एक भुजा कितनी आ जाएगी दोस्तों, अधिकतम क्षेत्रफल बनाने के लिए दोस्तों आयत आयत को अपन वर्ग में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे भुजा कितनी आ जाएगी दोस्तों, 40 × 4 यानी कि 10 सेंटीमीटर की यहाँ पे एक भुजा आएगी। ठीक है। अब इसका क्षेत्रफल जब निकाल देंगे ना, तो जब इसका क्षेत्रफल निकाल देंगे तो 10 × 10 यानी कि कितना आ जाएगा, 100 मीटर, 100 वर्ग मीटर यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर आना चाहिए। एक सेकेंड रुकिएगा, इसी तरह से आपको इसे सॉल्व करना पड़ेगा। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ दोस्तों, बस आपको इसी तरह से सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है। अधिकतम क्षेत्रफल पाने के लिए ना दोस्तों, आपको जो मैदान है ना, उसको वर्गाकार एज्यूम करना पड़ेगा, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है। आप सभी लोग समझ गए ना, ऑप्शन डी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या बोला गया है दोस्तों, समतल, यहाँ पे दो समीकरण बता दिए गए हैं और आपको यहाँ पे बताना है कि इनके बीच की दूरी कितनी होगी, आपको ये बताना है। तो चलिए इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, आप यहाँ पे बस आपको फॉर्मूला पता होगा ना, तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे फॉर्मूला मैं आपको लिख देता हूँ दोस्तों। जब दो रेखाखंड यहाँ पे दिए जाते हैं ना, और यहाँ पे डिस्टेंस पूछी जाती है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है दोस्तों, D1 - D2, इनका आपको निरपेक्ष मान लेना है और आपको यहाँ पे क्या करना है, A² B² C² आपको कर देना है। ठीक है। अब दोस्तों आप यहाँ पे सोचेंगे, यहाँ पे D1 D2 क्या होगा, तो यहाँ पे दो जो आखिरी पे कोफिशिएंट रहते हैं ना, वही D1 रहता है। यहाँ पे ये D1 हो गया और ये D2 हो गया। ठीक है। ये D2 हो गया। बस इसी तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व भी कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, D2 की वैल्यू कितनी है, -2 है, और D1 की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 12 है। तो यहाँ पे मैंने 12 कर दिया। अब दोस्तों बात करते हैं, यहाँ पे अब बात करते हैं A² की। तो A² यहाँ पे कितना है, 2 है, तो 2 का स्क्वायर कर दिया। ठीक है। अब यहाँ पे B क्या है, -3 है, तो -3 का स्क्वायर कर दिया। और यहाँ पे दोस्तों C कितना है, 6 है, तो 6 का मैंने यहाँ पे स्क्वायर कर दिया। बस आपका आंसर आ चुका है दोस्तों। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 14 और यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों 7 आ जाएगा। ठीक है। जब आप इन्हें जोड़ेंगे 36 आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, 36 9 45, 45 4 49, 49 का जब आप वर्गमूल निकालेंगे तो 7 आ जाएगा। 7 में जब आप 14 का भाग 14 पे जब आप 7 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। इस तरह से आपको इसे सॉल्व करना है। ठीक है। आप सभी लोग ने समझ गए ना, इस तरह आपको इसे सॉल्व करना पड़ेगा। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे आप सभी लोग अच्छे से सॉल्व कीजिएगा। ठीक है। तो आप सभी लोग जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है ना दोस्तों, जहाँ पे आपको ए इनवर्स पूछा जाता है ना, तो ए इनवर्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैं आपको ये बता देता हूँ। एक छोटी सी ट्रिक है, आप यहाँ पे 2 और 3 देख रहे हैं ना, इनकी पोजीशन को इंटरचेंज कर देने हैं। ठीक है। तो यहाँ पे मैं जैसे कर रहा हूँ, इनकी पोजीशन को इंटरचेंज कर दिया
ये कर दिया, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जब आप इतना कर लेंगे ना दोस्तों, तो यहाँ पे जो लिखे ना 1 और 5, इसे आप लिखा रहने दीजिए। बस आपको एक काम करना है, जब आप इन्हें लिखेंगे तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे, बस यहाँ पे ए इनवर्स यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, इस तरह से आप सभी लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे एक वक्र दिया गया है, एक्स अक्ष द्वारा दिए गए क्षेत्र का आपको क्षेत्रफल निकालना है कि कितना होगा। तो चलिए इसे भी सॉल्व कर लेते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो कैसे करेंगे दोस्तों, सबसे पहले तो आपको इसका इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा। इंटीग्रेशन आप सभी लोग कैसे निकालेंगे, सबसे पहले जब इन्हें आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे x और x के दो मान प्राप्त होंगे। एक x बराबर यहाँ पे कितना आएगा, एक आएगा, और x बराबर यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। जब आप इसे सॉल्व करेंगे, खाली इसे बस सॉल्व करेंगे तब आएगा, ठीक है। ठीक है, तो 1 और 3 आ जाएगा, तो आपको इंटीग्रेशन भी 1 और 3 के बीच में करना पड़ेगा। तो बस आपको इसका इंटीग्रेशन करने हैं और आपका आंसर आदि चलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले अपन 1 बाई 1 इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, जैसे यहाँ पे 4x है, 4x है, तो x का इंटीग्रेशन होगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, x3, और यहाँ पे 3 आ जाएगा, और यहाँ पे 3x आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ पे 3 आ गया, और यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, x² x³ और यहाँ पे 3, और यहाँ पे 3x आ गया, ठीक है। अब 3 और 1 की वैल्यू आप रखते चलिए और आपका आंसर आ जाएगा। कितना आएगा दोस्तों जब आप इसे करेंगे, सबसे पहले आपको यहाँ पे 3 रखना है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है। और फिर से यहाँ पे रखेंगे, कितना आ जाएगा, 27। 27 में जब आप 3 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 9 फिर से आ जाएगा, ठीक है। और फिर से यहाँ पे कितना है, 9 आएगा, यहाँ पे मैंने फिर से 9 लिख दिया। अब फिर से दोस्तों आपको यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा, माइनस जब में आ जाएंगे तो 1 आएगा, ठीक है। यहाँ पे 1/3 आ गया, और यहाँ पे 3 आ गया, ठीक है। तो आप सभी लोग इसे सॉल्व करते रहिएगा। जब आप इसे इतना सॉल्व कर लेंगे, तो 4/3 यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे इसका परफेक्ट आंसर रहेगा। इस तरह से आपको इसे सॉल्व करना है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 41 है, जिसे आप सभी लोग इजीली सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पे आपको ये बताना है दोस्तों, ये सनरेख कब होंगे, आपको ये बताना है। यहाँ पे ये कोलाइनस कब होंगे, आपको ये बताना है, ठीक है। तो दोस्तों इसके सनरेख होने के लिए एक ही शर्त रहेगी, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, D-B और C-A ये करना पड़ेगा। इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, B-D और A+C -C, ठीक है। इस तरह से आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। आप सभी लोगों ने पढ़े होंगे कई बार बचपन पे, वही वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप इन्हें सब हल करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, BC-AD बराबर 0, ठीक है। तभी यहाँ पे संरेख होंगे। तो ऑप्शन कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। आप सभी लोग समझ जाइएगा, आपके मन पे जो भी डाउट हो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक टूटे हुए वृक्ष का शीर्ष 15 मीटर की दूरी पर भूमि को छूता है, ठीक है। वृक्ष भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर हो टूटा हो तो वृक्ष की मूलतः ऊंचाई कितनी होगी, आपको ये बताना है, ठीक है। जैसे दोस्तों यहाँ पे एक वृक्ष है, यहाँ पे मैंने एक वृक्ष लगा दिया, ये टूट के यहाँ गिर गया, ठीक है। तो आपको ये वाली हाइट बताना है कि वृक्ष की हाइट कितनी रही होगी, आपको ये बताना है, ठीक है। 15 मीटर की दूरी पर ये छोटा है, और भूमि से कितना दूर है, 8 मीटर है। तो आपको ये बताना है कि ये वाली दूरी कितनी रही होगी। तो दोस्तों बस यहाँ पे फिर टिप लग गया, तो 15, 8, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको इसे सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन इसे सॉल्व अच्छी तरह से करते हैं, ठीक है। 15, 8 यहाँ पे आ गया ना, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे दोस्तों आपको ये बताना है, 15, 8 तो ये आ गया, लेकिन दोस्तों यहाँ पे 8 मीटर की ऊंचाई भी तो रही है ना, भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर है। तो 8 और यहाँ पे 17 यहाँ पे जुड़ जाएंगे, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 25 यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा, 25 यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। आप सभी लोग को समझ आ गए ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 43 है, जहाँ पे आपको ये बताना है कि
यहाँ पे एक इक्वेशन लिखी गई है, ये बताना है आपको एक्स वक्त पर किस बिंदु पर काटती है। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, एक्स अक्ष पर क्या होता है, वाई बराबर जीरो होता है। ठीक है, जब वाई बराबर जीरो रख देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, 3x बराबर -1, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2 आ जाएगी। तो -2, जीरो यहाँ पे इसका आंसर रहेगा। कौन से ऑप्शन पे है, ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, निम्नलिखित समीकरणों में से किसका मूल्य बराबर है, आपको ये बताना है। बताइए इसके इनमें से किसके मूल्य बराबर हैं। तो दोस्तों आप सभी लोग ऑप्शन के थ्रू जाइएगा सीधा, ऑप्शन के थ्रू आप सभी लोग इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो इसका ऑप्शन रहेगा दोस्तों ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी पे आप सभी लोग जब चाहेंगे दोस्तों, तो ये वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे, बी स्क्वायर बराबर 4ac, तो यहाँ पे सब कुछ बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा, इसके मूल बराबर हैं। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 45 है, जिसे आप सभी लोग को सॉल्व करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चलिए इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इसे सॉल्व कर लेता हूँ दोस्तों। यहाँ पे क्या है, साइन स्क्वायर थीटा -2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, यहाँ पे प्लस में था, यहाँ पे मैंने प्लस में कर दिया। अब दोस्तों मैं एक चीज यहाँ पे कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं एक चीज ये कर देता हूँ, जैसे यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक कर दिया, और फिर से मैंने एक यहाँ पे कॉस स्क्वायर कर दिया, और यहाँ पे साइन स्क्वायर तो पहले से ही है। ठीक है, यहाँ पे साइन स्क्वायर पहले से ही है, साइन स्क्वायर थीटा पहले से है, तो इनका मान कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा। अब यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा ये रहेगा, ये भी पहले से है, ये भी पहले से है, तो ये कट गया, ये कट गया, सिर्फ यहाँ पे कितना बचा, कॉस स्क्वायर बचा। ठीक है, तो यानी कि जब मैं इसे पूरा सॉल्व कर रहा हूँ ना दोस्तों, तो यहाँ पे कितना आ जाता है, 1/cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे डी एक्स है, सॉरी डी थीटा है। ठीक है, तो इसे जब अपन इसे उल्टा कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा थीटा आ जाएगा। ठीक है, जब आप इसे हल करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, 10 थीटा प्लस सी, यहाँ पे इसका आंसर रहेगा। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका परफेक्ट आंसर होगा। आप सभी लोग को क्लियर है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। बस मैं यहाँ पे क्या किया था दोस्तों, यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर था ना, 2 कॉस स्क्वायर लिखे थे, तो मैंने एक कॉस स्क्वायर यहाँ पे लिख दिया, एक कॉस स्क्वायर यहाँ पे लिख दिया, तो यहाँ पे इनकी वैल्यू कितनी हो गई दोस्तों, एक हो गई, तो एक से मैंने इसको काट दिया। ठीक है, बाकी एक कॉस स्क्वायर बचेगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे उल्टा करके सेक स्क्वायर कर दिया, फिर स्क्वायर 10 थीटा आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन को मैंने दोस्तों आप सभी लोग के साथ कई बार डिस्कस किया है, तो आप सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ही लेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को बताने की जरूरत तो नहीं है ना, आप सभी लोग से बन जाएगा ना। ठीक है, इसे मैंने कई बार कराया है, तो आप सभी लोग इसे सॉल्व कर लीजिएगा। अब दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 47 है, इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे क्या बोला है दोस्तों, तो इसे जब अपन सॉल्व करेंगे ना, तो क्या यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसे अपने को हल करना है, तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, सॉरी यहाँ पे मैंने गलती बोल दिया। जब आप इसे सॉल्व करेंगे ना दोस्तों 47 वाले क्वेश्चन को, तो यहाँ पे जब आप इसे इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन करने के बाद दोस्तों आपके पास क्या आ जाएगा, 10 इनवर्स y बराबर x प्लस सी, ये आ जाएगा। ठीक है, अब आप सभी लोग बोल रहे होंगे ये कैसे आया है, चलो मैं कर ही देता हूँ इससे अच्छा, 1 + y² और यहाँ पे क्या है, dy है, और यहाँ पे dx है। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 10 इनवर्स y आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, x प्लस सी आ जाएगा। इतना क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, y बराबर 10 x प्लस सी, यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हुआ। ऑप्शन बी यहाँ पे इसका परफेक्ट आंसर होगा, आप सभी लोग को समझ आ गया होगा। अब दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 48 है, इसे आपको सॉल्व करना है, तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बेस बराबर है तो सब कुछ बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पे घात भी बराबर होंगी, यही होना चाहिए ना। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, एक सेकेंड रुकिएगा।
ठीक है, मैं यहाँ पे इसे सॉल्व कर रहा हूँ। 3x - 3x - 1 और यहाँ पे कितना है 18 है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ दोस्तों, 3x - 1 को कॉमन कर रहा हूँ। 3x - 1 से जब मैं यहाँ पे कॉमन लूंगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। ठीक है, तो जब आप इसे घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 आ जाएगा। 2 पे जब जब 18 का भाग लगाऊंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 3x - 1 बराबर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, एक मैं लिख ही देता हूँ, आप सभी लोग कंफ्यूज ना हो। यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 18 है। ठीक है, 2 को मैंने 18 पे भाग लगाया तब यहाँ पे 9 आ गया। अब 9 को अपन क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 9 को अपन लिख सकते हैं 3 की पावर 2। अब आपको यहाँ पे कंपेरिजन कर देने हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 3 है, यानी कि दोनों का बेस सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, इतना आपको क्लियर होगा दोस्तों। दोनों का बेस सेम होगा ना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, x - 1 बराबर यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी दोस्तों, 3 आ जाएगी। क्लियर है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, तो सब कुछ क्लियर हो गया ना, तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है, तो 3 और 3 इनकी वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, यहाँ पे जैसे x कितना आया है, 3 आया है और फिर से x 3 आया है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 27। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो सह अभाज्य संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक क्या होगा। दो सह अभाज्य संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक क्या होगा दोस्तों, ए भी होगा, सिंपल सा था। ऑप्शन डी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसे आपको सॉल्व करना है, तो इसे आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पे मैंने ए और यहाँ पे मैंने बी लिख दिया। ठीक है, ए के सामने कितना आ जाएगा, 1.5 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0.10। ठीक है, इसे दशमलव हटाने के लिए अपन क्या कर सकते हैं दोस्तों, 1.5 है यहाँ पे और यहाँ पे कितना है, 2 है। यहाँ पे मैंने 10 का गुणा करा तो ऊपर वाला घट गया और यहाँ पे ये किया तो ये घट गया। ठीक है, तो 15 बटे ये आएगा। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, हालांकि यहाँ पे मैंने गलती कर दी है एक चीज, यहाँ पे ए आएगा ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा एक सेकंड मैं यहाँ पे सुधार देता हूँ। जो प्रोसेस मैंने आपको किया है ना, बस आपको तो उसे करना ही है। 0.2 आएगा और यहाँ पे आ जाएगा 1 ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2, इसे दशमलव हटा दिए तो। ठीक है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा और यहाँ पे 1.5 ये जो था। ठीक है, तो यहाँ पे 15 आ जाएगा। तो बस, तो ए की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है, 2 आ रही है। बी की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ रही है, 15 आ रही है। तो बस आपको यहाँ पे इसे पुट करना है और आपका आंसर आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ दोस्तों, 3 × 2 - 5 × 15। ठीक है, इसी तरह से 3 × 2 + 5 × 15 आप सभी लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे मैंने 4/27 लिख दिया। ठीक है, तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे ना दोस्तों, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 23/27 - 4/27। तो जब आप इसे सॉल्व कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, बराबर -1 यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। इस तरह से दोस्तों मैंने आपको इस मॉडल पेपर का सॉल्यूशन करा दिया है। होपफुली आप सभी लोग को सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। फिर भी आपके मन पे जिस क्वेश्चन पे डाउट हो, आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है,